Guys, in this code optimization part 2, we will discuss loop optimization and its different ways. Then we will also discuss basic block and control flow graph. In part 1, I have already discussed different techniques and I have gave some introduction about loop optimization technique. आज हम लोग लूप ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को पूरा डिटेल्स में देखेंगे और इस पर हमारे यूनिवर्सिटी में भी एग्जाम क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। तो कैसे इसमें लूप ऑप्टिमाइजेशन करते हैं और डिफरेंट वेज क्या है। लूप ऑप्टिमाइजेशन के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो प्रीवियस पार्ट 1 में भी हम लोग देखे थे। टू अप्लाई लूप ऑप्टिमाइजेशन वी मस्ट डिटेक्ट लूप्स। किसी भी लूप ऑप्टिमाइजेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें लूप को डिटेक्ट करना होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, लूप के लिए हम लोग के पास डिफरेंट स्टेटमेंट्स होते हैं किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में, लेकिन जब वहाँ पे कोई अनकंडीशनल कंट्रोल लूप्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पे फाइंड आउट करना कुछ डिफ़िकल्ट होता है, जिसको कि हम लोग 3 एड्रेस कोड से फाइंड आउट कर सकते हैं। टू डिटेक्ट लूप्स वी यूज कंट्रोल फ्लो एनालिसिस यूजिंग प्रोग्राम फ्लो ग्राफ, एंड टू फाइंड प्रोग्राम फ्लो ग्राफ वी रिक्वायर्ड बेसिक ब्लॉक्स। We will discuss basic block in details in the next part. A basic block is a sequence of 3 address codes. Sequence of 3 address codes. Sequence of 3 address code means each statement must be sequential, where control enters at the beginning and leaves at the end without any jumps or halts. Loop से हमें jumps नहीं करना है और halt नहीं करना है। इसको ध्यान में रखते हुए हमें बेसिक ब्लॉक बनाने। इस लूप ऑप्टिमाइजेशंस में कुछ मेथड्स वेज हम लोग कल देखे थे, जिसमें कोड ऑफ मोशन और फ्रीक्वेंसी रिडक्शन। कोड मोशन कहता है यदि किसी फॉर लूप के अंदर में कोई ऐसा स्टेटमेंट है जिस पर इस लूप के आइटरेशन का कोई इफेक्ट ना हो, तो वैसे स्टेटमेंट, वैसे सीक्वेंशियल स्टेटमेंट को हम लूप के टॉप या बॉटम में शिफ्ट कर सकते हैं। जैसा कि इस लूप में दिया हुआ है, फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू y प्लस i। इस स्टेटमेंट में x इक्वल टू 10 पर इस लूप के आइटरेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। आप इसे 1000 बार यूज़ कीजिए, 1000 यूज़ कीजिए, 1 लाख यूज़ कीजिए, x का वैल्यू ऑलवेज फिक्स। तो यहाँ पर इसके असाइनमेंट का जो टाइम है वो उतनी बार अननेसेसरी हम यूज़ कर रहे हैं। यदि ये 1000 टाइम्स लूप एक्सिक्यूट हुआ, आइटरेट हुआ, तो 1000 टाइम यहाँ पे असाइनमेंट होगा। तो इसकी जो टाइम है उस टाइम को बचाने के लिए हम इस x इक्वल टू 10 को लूप के बाहर टॉप या बॉटम में रख देंगे। जैसा यहाँ पर हमने दिखाया, x इक्वल टू 10 फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस एंड y इक्वल टू y प्लस i। ऐसा रखने से हमारा आइट्रेशन का जो टाइम है वो मिनिमाइज होगा, और इस तरह के वेज को हम लोग कहते हैं कोड मोशन और फ्रीक्वेंसी रिडक्शन। लूप मर्जिंग के केस में दूसरा टेक्निक है लूप मर्जिंग, जिसको रेड से हमने दिखाया है। यदि 2 लूप चल रहे हैं और दोनों के स्टार्टिंग और कंडीशन प्लस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सेम हो, तो उस दोनों लूप को हम मर्ज कर सकते हैं। जैसा यहाँ पे दिखाया हुआ एग्जांपल में, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस x इक्वल टू x प्लस i, एंड फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस y इक्वल टू y प्लस 2 इंटू j। इस जगह पे i और j ये 2 हमारे इंडेक्स वेरिएबल हैं, जिस इंडेक्स वेरिएबल को हम चाहे तो मर्ज कर सकते हैं, और इस j के बदले में i की वैल्यू रखा जा सकता है, क्योंकि i का भी आइट्रेशन वैल्यूज वही है और जो कि j का है। तो वैसे केस में यदि हम इस 2 स्टेटमेंट को एक लूप के अंदर ऐसा मर्ज कर दें,
x इक्वल टू एक्स प्लस आई, वाई इक्वल टू वाई प्लस टू, और j की जगह पे हम i की वैल्यू रख दें जिसकी वैल्यू इस दोनों लूप में सेम है, तो हमारा नंबर ऑफ आइट्रेशंस रिड्यूस होगा। 2 बार लूप चलाने के बजाय हम लोग 1 बार लूप चलाएंगे, तो इस तरीके से हमारा टाइम मिनिमाइज होगा, जिसको कि हम लोग टाइम कम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे टेक्निक को हम लोग लूप मर्जिंग कहते हैं। नेक्स्ट टेक्निक हमारा आता है इंडक्शन वेरिएबल एलिमिनेशन। इंडक्शन वेरिएबल क्या है? द वेरिएबल दैट डिपेंड्स ऑन आइट्रेशन रिलेशन। हम जिस लूप को चला रहे हैं उस लूप में जो भी आइट्रेशन है, उस आइट्रेशन का इफेक्ट यदि हमारे वेरिएबल पर पड़ता है तो वैसे वेरिएबल को इंडक्शन वेरिएबल कहेंगे, और यदि उसका वैल्यू हमारे आइट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं है तो वह हमारा इंडक्शन वेरिएबल नहीं कहलाएगा। जैसा यहाँ पर हम देख रहे हैं आई की वैल्यू इस आइट्रेशन पर डिपेंडेंट है। फर्स्ट स्टार्टिंग वैल्यू आई की 0 है और फिर नेक्स्ट टाइम इसमें 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आई हमारा इंडक्शन वेरिएबल होगा। क्योंकि i की वैल्यू चेंज हो रही है तो x की भी वैल्यू इस i की वैल्यू पर डिपेंडेंट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो ये हमारा भी इंडक्शन वेरिएबल, x भी हमारा इंडक्शन वेरिएबल होगा। लाइक दैट y भी हमारा इंडक्शन वेरिएबल है। j का स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, लेकिन यहाँ आकर के इसकी वैल्यू चेंज हो रही है ड्यू टू डिफरेंट आइट्रेशंस। फर्स्ट टाइम i इक्वल टू 0 पर j की वैल्यू 1 होगी, फिर नेक्स्ट टाइम इसकी वैल्यू 2 होगी। इट मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस पर इफेक्ट पड़ रहा है इस आइट्रेशन का, तो ये भी हमारा इंडक्शन वेरिएबल है। लेकिन a इक्वल टू 20, यहाँ पर a वेरिएबल में कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, चाहे आप इस आइट्रेशंस को 100 टाइम्स यूज़ करें या 1000, इसका रिजल्ट सेम होगा। तो यहाँ पर a हमारा इंडक्शन वेरिएबल नहीं है। और एक और भी वेरिएबल है जो n है, n भी हमारा जो स्टार्टिंग में वैल्यू है वही है और इस लूप के एंड तक उसकी वैल्यू वही रहेगी। तो n और a हमारे इस लूप के अंदर में 2 ऐसे वेरिएबल हैं जो इंडक्शन वेरिएबल नहीं है। इसी को इस बॉक्स में हमने दिखा रखा, i इज इंडक्शन वेरिएबल, x इज इंडक्शन वेरिएबल, y इज इंडक्शन वेरिएबल, j इज इंडक्शन वेरिएबल, a एंड n आर नॉट इंडक्शन वेरिएबल। तो वैसे केस में हम यहाँ से a इक्वल टू 20 को रिमूव कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसको शिफ्ट करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस a इक्वल टू 20 को इस लूप के टॉप या बॉटम में रख दें, तो इसके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो वैसे केस में हम इसमें कोड मोशन का जो टेक्निक है, फर्स्ट टेक्निक जो हमारा है उसको यूज़ करें तो हमारा ये कोड बन करके आएगा, और इस तरीके से हमारा इसमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस को मिनिमाइज कर सकते हैं। जो इसके असाइनमेंट में टाइम लग रहा था उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक हमारा होता है लूप अनरोलिंग। लूप अनरोलिंग कहता है यदि किसी लूप के आइट्रेशंस को हम मिनिमाइज कर सके तो वैसे केस में हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी घटेगा। फॉर एग्जांपल, यदि n के वैल्यू को हमने 1000 मान लिया, n की वैल्यू को हम 1000 मान लें, तो वैसे केस में ये लूप का आइट्रेशन 4000 होगा। 4 इंटू n दैट इज 4000। अब इस लूप को 4000 टाइम्स आइट्रेट करने पर प्रिंटफ ओके 4000 टाइम्स प्रिंट होगा। यदि इस लूप को हम कुछ इस तरह से लिख दें, प्रिंटफ ओके को 4 टाइम्स कर दें और लूप को हम i इक्वल टू 1 i लेस देन n कर दें, तो अब आइट्रेशन की संख्या सिर्फ 1000 होगी, लेकिन हमारी आउटपुट प्रिंट होगी 4000 टाइम्स। तो दोनों का रिजल्ट सेम मिलेगा, मगर इस सेकंड केस में नंबर ऑफ आइट्रेशन घटने से इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी घट जाएगी। तो इस तरह के यूज़ को हम कहते हैं लूप अनरोलिंग। हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हो गए, डिफरेंट वेज हो गए लूप को ऑप्टिमाइज करने का। कोड मोशन, जिसको फ्रीक्वेंसी रिडक्शन भी कर सकते हैं, लूप मर्जिंग, देन इंडक्शन वेरिएबल एलिमिनेशन, एंड नेक्स्ट हो गए लूप अनरोलिंग। अभी जस्ट हमने देखा कि किसी लूप को फाइंड आउट करने के लिए कंट्रोल फ्लो एनालिसिस वगैरह करते हैं,
तो कंट्रोल फ्लो ग्राफ क्या है? इट कैन बी यूज इन इंटरमीडिएट कोड जनरेशन एंड टारगेट कोड जनरेशन। इस दो फेज में हम इस कंट्रोल फ्लो ग्राफ को यूज कर सकते हैं। अ फ्लो ग्राफ इज ए ग्राफिकल डिपिक्शन ऑफ a sequence of instructions with control flow edges। कंट्रोल फ्लो एजेस का मतलब एक बेसिक ब्लॉक से दूसरे बेसिक ब्लॉक पर जाने के जो रास्ते होंगे, पाथ जो होगा, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल फ्लो एज। अ फ्लो ग्राफ कैन बी डिफाइंड एट द इंटरमीडिएट कोड लेवल और टारगेट कोड लेवल। इस दो फेज पर हम फ्लो ग्राफ को यूज कर सकते हैं। बेसिक ब्लॉक क्या होता है, इसको हमने यहाँ पे दिखाया। बेसिक ब्लॉक a single statement or maximal group of sequential executed statement। इस जगह पे sequential कहने का मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो सेम लाइन पर यूज होता हो और उसी लाइन पर फिनिश हो, उस तरह के स्टेटमेंट को sequential स्टेटमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट ऑफ ओके हमारा sequential स्टेटमेंट है, क्योंकि ये सेम लाइन पे स्टार्ट हुआ और सेम लाइन पे हमारा फिनिश भी हो रहा है। प्रिंट ऑफ ओके इस टाइप के जो स्टेटमेंट होंगे वो हमारे सीक्वेंशियल स्टेटमेंट कहलाएंगे। इसी तरह से गो टू सम लेवल, ये भी हमारा सीक्वेंशियल लेवल है। गो टू लेवल नंबर 1, सेम लाइन पे ये स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ और सेम लाइन पे फिनिश हो गया। लेकिन यदि इफ़ की बात करें तो इफ़ यहाँ पे हम कंडीशन डालते हैं और फिर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यदि ट्रू हुआ तो हम इसके ट्रू ब्लॉक को यूज़ करेंगे, और यदि ये फॉल्स हुआ तो इसके एल्स पार्ट को हम एक्सिक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ यहाँ, लेकिन फिनिश होगा इसके बाद। तो इस तरीके से यदि कोई स्टेटमेंट ऐसा हो जो सेम लेवल पे स्टार्ट और सेम लाइन पे स्टार्ट होकर के एंड नहीं होता हो, तो वैसे स्टेटमेंट को हम नॉन सीक्वेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। नॉन सीक्वेंशियल स्टेटमेंट में हमारे पास बहुत सारे स्टेटमेंट्स आते हैं, जैसे इफ़ हो गया, स्विच स्टेटमेंट्स हो गए, एट्सेट्रा। इसमें लूप भी हमारा है जो कि किसी और स्टेटमेंट पे स्टार्ट होते हैं और किसी दूसरे लाइन पे फिनिश होता है। तो लूप एंड कंट्रोल फ्लो ये सब ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो सीक्वेंशियल नेचर के नहीं हैं। तो हमारे बेसिक ब्लॉक के अंदर, या यदि हमारा ये बेसिक ब्लॉक है तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होने चाहिए वो सीक्वेंशियल नेचर के होने चाहिए। अब इस सीक्वेंशियल नेचर को लाने के लिए हम 3 एड्रेस कोड को यूज़ कर सकते हैं। एक ब्लॉक के अंदर में सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है, सिंगल सीक्वेंशियल स्टेटमेंट हो सकते हैं और मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो ये दो इसके डिफरेंट फॉर्म होंगे, जिसको हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट 3 के अंदर में। कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? सपोज हमारे पास कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो किसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन n i प्लस प्लस x इक्वल टू x प्लस i। और इस ब्लॉक के अंदर में इफ x इज ग्रेटर देन 10 देन ब्रेक एंड y इक्वल टू y इंटू i। देन लूप के बाहर हमने यूज़ किया है प्रिंट ऑफ x एंड y, x और y को प्रिंट कीजिए। यदि ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 एड्रेस कोड इसका क्या होगा? सबसे पहले हम i को इनिशियलाइज करते हैं, तो हमने i को इनिशियलाइज कर दिया। देन वी चेक द कंडीशन वेदर द वैल्यू ऑफ i इज लेस देन n और नॉट। इफ इट इज लेस देन, देन execute the for block, otherwise exit from the loop। इसी चीज को हमने इफ स्टेटमेंट 3 एड्रेस कोड में क्या लिखा है, इसका एक लेबल नेम दे दिया L1। इफ i इज ग्रेटर देन n, यदि i का वैल्यू n से बड़ा हुआ तो कंट्रोल को इस लूप के बाहर कीजिए, यानी लूप के बाहर आप इस लोकेशन पर आ जाएंगे। यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है, इफ i इज ग्रेटर देन or equal to, in that case move the control to the level L2। और L2 लेवल हमारा क्या है? ये है, यानी कि यदि i की वैल्यू
n से बड़ा और इक्वल हुआ तो हमारा कंट्रोल इस लाइन पर मूव करेगा, और यदि लेस हुआ, जैसा कि यहाँ पर i इज लेस देन n है, तो हम इस सारे ब्लॉक को एक्सिक्यूट करेंगे। तो इस सारे ब्लॉक को एक्सिक्यूट करने के लिए हमने इसमें लिखा x इक्वल टू एक्स प्लस आई। यदि i की वैल्यू लेस देन हुई, देन वी चेक द नेक्स्ट if x is greater than 10, then again move to the control level L2 पर कंट्रोल को ट्रांसफर कर दीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर भी लिखा हुआ है fx is greater than ब्रेक का मतलब हो गया यहाँ से आप कंट्रोल को किस जगह पर भेजें, printf xy पे, जो इस 3 एड्रेस कोड में भी हम वही बात कह रहे हैं। और यदि ये x का वैल्यू ग्रेटर देन 10 नहीं हुआ, तो वैसे केस में y इक्वल टू y इंटू आई को एक्सिक्यूट कीजिए और कंट्रोल को फिर इस जगह से ट्रांसफर कीजिए इस i प्लस प्लस पर। तो ये काम हमने लिखा है यहाँ पर y इक्वल टू y इंटू आई, देन वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ i and then move to the control, go to level L1 पर कंट्रोल को फिर से ट्रांसफर कर देंगे। जो काम ये लूप कर रहा है वही हमारा ये 3 एड्रेस कोड भी कर रहा है, और इसका जो रिजल्ट होगा वही रिजल्ट इस 3 एड्रेस कोड का भी होगा। तो इस लूप की जो सीक्वेंस है, किस तरीके से ये काम कर रहा है, इसी को हमने यहाँ पर दिखा रखा है। जो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पर कि यदि हम इस लूप को चलाएं तो फॉर इनिशियली i की वैल्यू पहले इनिशियलाइज होगा। कंट्रोल हमारा यहाँ पर इस कंट्रोल से आ रहा है। इस पाथ को फॉलो करते हुए सबसे पहले हम इस लोकेशन पर आएंगे, i को इनिशियलाइज करेंगे, जो काम यहाँ पे हुआ। देन वी चेक द कंडीशन, यहाँ से हम कंडीशन को चेक कर रहे हैं, इस के थ्रू दिखा रहे हैं। यदि ये लेस हुआ तो हम इसके नीचे का काम करेंगे, और यदि ये लेस नहीं हुआ तो यहाँ से ग्रीन लाइन के थ्रू हम printf xy पे निकल जाएंगे, जो कि ये स्टेटमेंट कर रहा है। देन यदि ये लेस है तो हम x को i से इंक्रीज कर रहे हैं, वही काम हम यहाँ भी कर रहे हैं। और इंक्रीमेंट के बाद हम फिर से x की वैल्यू को चेक कर रहे हैं कि क्या ये 10 से बड़ा है। यदि 10 से बड़ा है तो हम इस लूप से बाहर निकल कर L2 लेवल पे जा रहे हैं, और यही काम यहाँ से ब्रेक होने के बाद भी होगा। ब्रेक स्टेटमेंट का काम होता है कि यदि x ग्रेटर देन 10 हुआ तो आप ब्रेक को यूज़ कीजिए, और ब्रेक का काम होता है कंट्रोल को लूप के बाहर कर देना, यानी बॉटम में भेज देना। तो यहाँ से कंट्रोल को बॉटम पे भेज देगा। देन यदि लेस हुआ तो y को हम i से मल्टीप्लाई कर y में असाइन करेंगे, और कंट्रोल को फिर से चेक ट्रांसफ़र कर देंगे इंक्रीमेंट स्टेटमेंट पर, जो कि यहाँ पर हम इस इंक्रीमेंट से कर रहे हैं और कंट्रोल को फिर से यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इंक्रीमेंट के बाद फिर हम यहाँ पे चेक करते हैं कि जो ये इंक्रीमेंटेड वैल्यू है वो n से लेस है कि नहीं। यदि लेस हुआ तो फिर से हम इस पूरे ब्लॉक को एक्सिक्यूट करेंगे, और यदि ग्रेटर हुआ तो ग्रीन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। तो इस लूप के इस सीक्वेंस को जो फ्लो दिखा रहे हैं, इसी फ्लो को हम इस 3 एड्रेस कोड से भी दिखा रहे हैं। 3 एड्रेस कोड, इसके जस्ट ऊपर अभी हमने आपको बताया कि 3 एड्रेस कोड की रिक्वायरमेंट होगी बेसिक ब्लॉक बनाने में। तो अब इस 3 एड्रेस कोड की बेसिस पे हम अपना बेसिक ब्लॉक बनाएंगे, जो नेक्स्ट पेज में दिखा रहे हैं, और इस बेसिक ब्लॉक को बना करके हम अपना कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाएंगे। जैसा कि ऊपर बताया कि कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाने के लिए हमें बेसिक ब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस यही चीज़ हमारा 3 एड्रेस कोड इसके ऊपर दिखा रखे थे। i इक्वल टू 1 कोई भी प्रोग्राम यदि स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास 2 बेसिक ब्लॉक ऐड होते हैं एक्स्ट्रा, जिसको हम कहते हैं स्टार्ट एंड एंड। ये हम लोग फ्लो चार्ट में भी पढ़े हैं कि किसी भी प्रोग्राम का फ्लो चार्ट बनाएं तो उसमें 2 लाइन हम लोग 2 तरह के ब्लॉक यूज़ कर देते हैं, स्टार्ट और एंड। तो ये स्टार्ट और एंड यूज़ करेंगे, और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको हम बेसिक ब्लॉक में रखेंगे। तो इस स्टार्ट के लिए स्टार्ट, और यहाँ से एक एग्जिट होगा। स्टार्ट का कोई इन नहीं होता, इसी तरह से एंड का इन होगा, एग्जिट नहीं होगा। तो ये 2 स्पेशल बेसिक ब्लॉक होते हैं जो हर
प्रोग्राम के अंदर लिखे जाएंगे। अब जो हमारे पास स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इस स्टेटमेंट का बेसिक ब्लॉक बनाएंगे। ये हमारा सीक्वेंशियल स्टेटमेंट है, सेम लाइन पे स्टार्ट हुआ, सेम लाइन पे फिनिश हो गया। तो i इक्वल टू 1 ये हमने इस ब्लॉक के अंदर में रखा। नेक्स्ट हमारा है इफ i इज ग्रेटर देन इक्वल टू n देन गो टू L2। ये हमारा एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक को हमने यहाँ पे लिखा, यदि i का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू n है तो आपको दो डिसीजन लेने हैं। यदि ग्रेटर देन इक्वल टू है तो हम कंट्रोल को इस जगह पे भेजेंगे, और यदि लेस है तो हम कंट्रोल को नीचे भेजेंगे। तो इस बेसिक ब्लॉक के दो एग्जिट पॉइंट हो गए और एक इन पॉइंट हो गए। तो इफ i इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, ग्रीन से हम फॉलो करेंगे, इफ लेस देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट बेसिक ब्लॉक। और नेक्स्ट बेसिक ब्लॉक कहता है कि x इक्वल टू एक्स प्लस आई, और उसके बाद हम चेक कर रहे हैं इफ x इज ग्रेटर देन 10 देन गो टू L2। यहाँ पर हमारा कंट्रोल इस दो को एक साथ एक्सिक्यूट कर रहा है, और इस लाइन पर हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें जाना कहाँ पे है। तो ये लाइन x इक्वल टू एक्स प्लस आई और इफ x इज ग्रेटर देन 10 गो टू L2, इसका 3 एड्रेस कोड के अकॉर्डिंग हम इसे एक बेसिक ब्लॉक के अंदर में रखेंगे, क्योंकि इसमें इस लाइन से हमारा कंट्रोल सीक्वेंसली आगे जा रहा है। कहीं पे हम कहीं कंट्रोल को और अदर लोकेशन पे नहीं भेज पा रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट एक साथ होगा। जैसा ऊपर में हमने बताया था कि एक बेसिक ब्लॉक के अंदर में सिंगल स्टेटमेंट और मल्टी सीक्वेंशियल स्टेटमेंट हो सकते हैं। तो ये भी हमारा सीक्वेंशियल है, ये भी सीक्वेंशियल है, और कंट्रोल चूंकि यहाँ से हमारा एग्जिट कर रहा है दो डिफरेंट लोकेशन पर, एक एग्जिट यहाँ है और एक एग्जिट यहाँ है। तो इस दोनों को हम एक बेसिक ब्लॉक के अंदर में रखेंगे। अब नेक्स्ट काम हमारा हो गया y इक्वल टू वाई इंटू आई। इस लाइन पे हम पहुंच रहे हैं इस बेसिक ब्लॉक के एग्जिट से, जो ये है। यदि x की वैल्यू लेस देन है हुआ तो हम इस बेसिक ब्लॉक पे जाएंगे, और यदि ग्रेटर हुआ तो हम इसके इस बेसिक ब्लॉक पर कंट्रोल को ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट हमारा है कि y इक्वल टू वाई इंटू आई, ये हमारा सीक्वेंशियल स्टेटमेंट है, और इसके जस्ट बाद हमारा दूसरा सीक्वेंशियल स्टेटमेंट है i इक्वल टू आई प्लस प्लस। दोनों सीक्वेंशियल स्टेटमेंट है, इसलिए दोनों को हम एक ही बेसिक ब्लॉक के अंदर में रखेंगे। i प्लस प्लस के बाद हमारा डिसीजन कुछ और हो रहा है, इसलिए यहाँ से कंट्रोल एग्जिट कर रहा है। यदि इंक्रीमेंट किया तो इंक्रीमेंट करने के बाद फिर से हम कंट्रोल को इस जगह पे भेज रहे हैं जो इस गो टू L1 से हमारा आ रहा है। तो इस गो टू L1 को हम यहाँ से इस फ्लो के थ्रू दिखा रहे हैं। अब ये गो टू L2 इस लोकेशन पर फिर से कंडीशन को चेक कर रहा है। यदि बड़ा हुआ तो हम इस ग्रीन लाइन को फॉलो करेंगे, और यदि छोटा हुआ तो इसको फॉलो करेंगे, और ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। नेक्स्ट हमारा बेसिक ब्लॉक हो गया जो इस जगह पे आ रहे हैं। इस बेसिक ब्लॉक पर हम दो लोकेशन से आ रहे हैं। यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 हो गई तो इस जगह पे आ रहे हैं, और यदि यहाँ पर i की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू n हुआ तो हम इस जगह पे आ रहे हैं। तो इस बेसिक ब्लॉक को इस बेसिक ब्लॉक के अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि इस जगह पे आने का जो रास्ता है, जो पाथ है, वो डिफरेंट है। तो इस जगह पे कौन से रास्ते से हम आ रहे हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस बेसिक ब्लॉक के दो इन पॉइंट हो गए और एक एग्जिट पॉइंट हो गया। लास्ट में हम एंड पे पहुंच रहे हैं। तो देख रहे हैं कि इस 3 एड्रेस कोड से हमारा ये बेसिक ब्लॉक बनाना कितना आसान हो जाता है। यदि हम इस के प्रोग्राम से बनाएं, जैसा कि ऊपर में प्रोग्राम लिखा हुआ था, इस प्रोग्राम के थ्रू यदि हम बेसिक ब्लॉक बनाते तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता कि कौन सा स्टेटमेंट किस ब्लॉक के अंदर में रखना है। इसी प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम प्रोग्राम को पहले 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करते हैं। 3 एड्रेस कोड मेक इजी टू अंडरस्टैंड कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो कहाँ से जा रहा है, कहाँ इन कर रहा है, कैसे एग्जिट कर रहा है, और उसके हेल्प से हम अपने बेसिक ब्लॉक को बनाते हैं। तो इस तरह से इस 3 एड्रेस कोड को यूज़ कर हम ये बेसिक ब्लॉक बनाएंगे। और इस बेसिक ब्लॉक में अब कितने हमारे डिफरेंट इंफॉर्मेशंस है। बेसिक ब्लॉक के अंदर में 5 बेसिक ब्लॉक्स हैं, जिसको 1, 2, 3, 4 एंड
5। ये हमारे 5 बेसिक ब्लॉक हो गए। इसके साथ यदि स्टार्ट और एंड को ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल नोड की संख्या 7 होगी। 5 बेसिक ब्लॉक के नोड्स हो गए और 2 स्टार्ट और एंड के हो गए, तो 5 + 2 7 नोड्स हो गए। देन इसमें कंट्रोल कितने हैं, तो कंट्रोल के लिए हम इन को देखेंगे और आउट को देखेंगे। तो यहाँ पर 1 है, 2, 3 और यहाँ से फिर हम इधर जा रहे हैं 4, एक 5 और ये एक 6। 6 डिफरेंट कंट्रोल्स हैं। स्टार्ट और एंड वाले कंट्रोल को हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, तो कंट्रोल की संख्या इस पूरे बेसिक ब्लॉक में 6 है। और यदि हम इस स्टार्ट के एग्जिट और एंड के इनको भी यूज़ कर लें तो एजेज हमारे पास निकल जाएंगे 6 + 2। एक एज इस लाइन को, जो हमारा एग्जिट और इन का जो लाइन होता है, चाहे वो कर्व हो या स्ट्रेट हो, उसको हम एज कहते हैं। तो टोटल एज हमारे पास हो जाएंगे, यदि हम इसको काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। जितने कंट्रोल्स होंगे उसमें 2 ऐड कर दीजिए, आपको एज की संख्या मिल जाएगी। जितने बेसिक ब्लॉक्स हैं उसमें 2 को ऐड कर दीजिए, नोड की संख्या मिल जाएगी। ये कुछ बेसिक जानकारी ज़रूरी है जिससे कि आप कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाकर अपने बेसिक ब्लॉक को, और कितने बेसिक ब्लॉक्स हैं, कितने नोड्स हैं, कितने कंट्रोल्स हैं, कितने एजेज हुए, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कंट्रोल ट्रांसफ़र क्या होता है? कंट्रोल ट्रांसफ़र एक बेसिक ब्लॉक से दूसरे बेसिक ब्लॉक के बीच जो भी हमारा पाथ होगा, जो हमारा एज होगा, दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोल ट्रांसफ़र। हम यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं और इस एज के थ्रू इस बेसिक ब्लॉक में आ रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने 3 एड्रेस कोड के हेल्प से बेसिक ब्लॉक को क्रिएट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। In next video we will discuss line variable.